अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े अनुष्ठान सुबह से शुरू होने वाले हैं। इससे पहले आज रामनगरी अयोध्या में सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद सरयू का ये पवित्र जल रामलला के चरणों में अर्पित किया गया। राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा पर सुबह 11 बजे के बाद स्थिर लग्न और अभिजीत मुहूर्त में ये पूजा शुरू होगी, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तेरी बेंदिया अमर होई जाई, कलश सिरे धारण करो, आओ आओ सुहागनी नारी, कलश सिरे धारण करो। दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज रामनगरी अयोध्या में सरयू कलश यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसके लिए सरयू के पवित्र तट पर पहले मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई। इस दौरान वहां कई बड़े साधु संत मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में ही कलश पूजन के बाद करीब 400 महिलाएं सरयू जल से भरे कलश को लेकर राम मंदिर के लिए रवाना हुई। इस कलश यात्रा को देखने के लिए अयोध्या की सड़कों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा की शुरुआत हो गई है। तमाम महिलाएं सिर पर कलश लिए सरयू मैया का आशीर्वाद ले अब बढ़ रही हैं राम मंदिर की ओर, जहां होगा ये सरयू जल का कहीं ना कहीं अर्पण किया जाएगा श्री राम लला को। प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की, अन्य विग्रहों की। और अगर आप तस्वीरों में देखें, यहाँ पर मेरे पीछे आपको तमाम सैकड़ों की संख्या में तमाम महिलाएं नजर आएंगी, जो गाजे बाजे के साथ यहाँ आगे बढ़ रही हैं। कलश सिरे धारण करो, तेरी बेंदिया अमर होई जाई, कलश सिरे धारण करो, आओ आओ सुहागनी नारी, कलश सिरे धारण करो। माना जाता है कि किसी भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश यात्रा निकालने से महोत्सव का आध्यात्मिक वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह से शुरू होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महाअनुष्ठान से पहले ये कलश यात्रा निकाली गई। जानकारी के अनुसार 3 और 4 जून को पूजा सुबह 6:30 से लेकर रात 9 बजे तक चलेगी और फिर 5 जून को सुबह 5:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी और 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे 101 वैदिक विद्वान संपन्न कराएंगे। महाअनुष्ठान के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर और शेषावतार, इन 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 3 जून को कल प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है। सुबह से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए अयोध्या प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई और सीसीटीवी से भी निगरानी का काम लगातार जारी है। जो श्रद्धालु हमारे यहाँ पर देश के कोने कोने से आते हैं, उनकी सुगमता और सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण और नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। जितने भी हमारे सुरक्षा के उपकरण हैं और जो भी SOPs पहले से बनी हुई हैं, उन सबको सुदृढ़ किया जा रहा है। सारे कार्यक्रम और सारे आयोजन एक अच्छे और सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं, इसलिए सभी प्रयास किए जाएं। इसी बीच राम मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए उसके शिखर पर स्वर्ण जड़ित कलश लगाया गया है, जिसने नागर शैली में बने राम मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम किया है।
आप अगर गुंबदों की तरफ नजर ले जाएंगे तो कुछ क्षेत्र में अभी भी काम जारी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक काम पूर्ण होगा, लेकिन गुंबदों को जिस तरह से स्वर्णिम आकार दिया गया है, स्वर्णिम रूप दिया गया है, वो पूरी अयोध्या में एक तरह से छठा बिखेर रहा है। लोग उत्साहित हैं, राम भक्त उत्साहित हैं। और अगर आप सीरीज में देखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले गुंबद को आप देखें, किस खूबसूरती से इसकी नक्काशी की गई है, किस खूबसूरती से इसको लगाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए ही मंदिर को सजाया जा रहा है। मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। 5 मंदिरों, परकोटा के जो मंदिर हैं उनके शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो गया है। 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 3 जून को शुरू होंगे अनुष्ठान, 5 जून तक ये चलने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त अयोध्या की, उनसे आप समझ लें कि जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है उसको 3 दिन दिए गए हैं। अयोध्या में होने जा रहे दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या की हर गली, मंदिर, सड़कों को सजा दिया गया है। जगह जगह भगवा ध्वज, फूलों की सजावट, रंगोली और दीपों की रोशनी से राम नगरी को रोशन किया गया है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात बाढ़, बारिश और रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश के 17 राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने के बाद से बारिश का दौर जारी है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून की बारिश हाहाकार मचा रही है। मणिपुर से लेकर मिजोरम तक, असम से लेकर अरुणाचल और सिक्किम तक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस बारिश और बाढ़ की वजह से हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई, जिन्हें बचाने के लिए सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। पूर्वोत्तर के अलावा उत्तराखंड के विकासनगर में एसडीआरएफ ने यमुना नदी के सैलाब में फंसे 5 लोगों को सकुशल बचा लिया। वक्त से पहले देश में दस्तक देने वाले मानसून ने पूर्वोत्तर के राज्यों में हाहाकार मचा रखा है। असम से लेकर अरुणाचल तक, मणिपुर से लेकर मिजोरम और सिक्किम तक हालात एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग शहरों से आई बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी का है, जहां उफनती नदी के बीच एक शख्स हैंगिंग ब्रिज को पार करता नजर आया। इस दौरान लहरों के प्रचंड वेग के आगे हैंगिंग ब्रिज किसी तिनके की तरह नजर आ रहा था। लहरों के जोरदार थपेड़ों से हैंगिंग ब्रिज लगातार हिल रहा था। बावजूद इसके लहरों के बीच फंसे इस शख्स ने ब्रिज के तारों को मजबूती से पकड़े रखा। किनारे पर खड़े कुछ लोग सैलाब का सामना कर रहे इस शख्स को समझाते हुए भी दिखाई दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उफनती नदी के बीच फंसा शख्स हैंगिंग ब्रिज के तारों को पकड़कर धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गया, जिससे उसकी जान किसी तरह बच गई। सभी नदियां उफान पे हैं, लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लोगों को प्रिकॉशंस, लोगों को एहतियात लेने के लिए कहा है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को कहा है कि इस मौसम में घर से बाहर अगर जरूरी हो तभी निकले, नहीं तो ना निकले। और जो भी जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के जो नियमित गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और उन रूल्स को फॉलो करके जितने भी नदियों के सामने जिनके घर हैं वो भी अपने घर को छोड़ के सही स्थानों पे, और जो सरकार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी कैंप्स भी बना रही हैं, रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते राज्य के कई हिस्सों में सड़कें,
पुल और पुलिया बह चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत निचली दिबांग घाटी में सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों की जान बचा ली गई है। इसी तरह सिक्किम में भी फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ा। खबर है कि उत्तरी सिक्किम के लांचुक में 1276 घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी पर्यटकों को बचाया गया है। आज हम लोग थोड़ा सा खुश हुए हैं क्योंकि हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। ड्राइवर भैया ने अचानक से फोन किया कि आप लोग रेडी हो जाइए और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ड्राइवर भैया खाना पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिए हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। पूर्वोत्तर के एक और राज्य मणिपुर में भी बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है। वहां बारिश और बाढ़ के चलते पूरा इम्फाल शहर किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। हर जगह इस वक्त बाढ़ के पानी का कब्जा है। मकानों और दुकानों में, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में पानी घुसने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। इन हालात में लोगों की मदद के लिए सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों को लगाया गया है, जो लगातार नाव के जरिए लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। जब से हम लोग अभी तक इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट, 3 इन्फ्लेटेबल बोट एंड 2 हार्ड बोट वी आर यूजिंग। तो फिर हमारा अराउंड 47 एम्प्लॉयज अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो आज भी हम सुबह से हम लोग लगातार चल रहा है डिफरेंट लोकेशन में। अभी हम लोग जो रह रहा है ये आपका जेनिम्स में। आज तक जब से शुरू किया लास्ट कल तक हम लोग अराउंड फर्स्ट डे में हम लोग 270 ऐसा कुछ डिफरेंट लोकेशन से हम लोग एवैक्यूएशन कर चुका हूँ। तो इसके बाद कल जो है सेकेंड डे 2 में हम लोग 190 एवैक्यूएशन किया है। इम्फाल शहर में ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि 31 मई से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी और नाले सब खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों का पूरा जोर प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाने पर है। लगातार बारिश के भर इम्फाल नदी अपने किनारे टूट चुकी है, जैसे कि खुराई, हैंगांग, हेट्रेवांगलेकाई, चेकोन, इरिल रिवर, मणिपुर रिवर जैसे कई इलाकों में पानी डूब गई है। इस बार ने ऑल इंडिया रेडियो जेनिम्स हॉस्पिटल जैसे महत्वपूर्ण स्थल को भी प्रभावित किया है। रविवार शाम को जेनिम्स हॉस्पिटल के भर से प्रभावित वार्डों से मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। डिस्प्लेस यानी कि पीड़ित लोगों के लिए 31 रिलीफ कैंप स्थापित किया गया है। राज्यपाल ने इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और सेनापति के कुछ हिस्सों के स्कूलों में गर्मी के छुट्टियों के अगला आदेश तक बढ़ा दिया है। इस बीच इंडियन आर्मी और असम राइफल ने लगभग 800 लोगों को सुरक्षित सीटों पर पहुंचाया गया है। असम में भी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 15 जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी लगातार रिहायशी इलाकों में घुसकर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हजारों लोगों ने सरकारी राहत कैंपों में शरण ले रखी है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज हालात का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित लखीमपुर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूर्वोत्तर राज्य में लोगों को अभी इस बारिश और बाढ़ से राहत मिलने के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि मौसम विभाग ने 6 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। खासकर नदियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कह दिया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है और इस वजह से जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है ताकि जानमाल का नुकसान जितना कम हो उतना वो कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति अभी भी काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। असम सहित जितने तमाम उत्तर पूर्वी राज्य हैं सब जगहों पर यही स्थिति बनी हुई है। इधर उत्तराखंड के विकास नगर से एक रेस्क्यू का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 युवकों को एसडीआरएफ ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सही सलामत बचा लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी पिकनिक मनाने नदी के बीच मौजूद टापू पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से वहां पर फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर 5 युवकों का सफल रेस्क्यू किया। ईटानगर से युवराज मेहता, इम्फाल से बेबी शिरीन, लांचुंग से केएस अंसारी और विकास नगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते आगे और अब 27 जून से कोलकाता में शुरू होने जा रहे जगन्नाथ रथ यात्रा की इस्कॉन की तरफ से हर साल निकाले जाने वाली इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के रथ के 48 साल पुराने टायर बदल गए हैं। भव्य रथ में पहले बोइंग 747 जंबो जेट के पुराने टायरों की जगह अब सुखोई Su-30 MKI के टायर लगाए गए हैं। MRF की तरफ से खासतौर पर बनाए गए इन टायरों को ट्रायल इनका हो चुका है। कोलकाता की सड़कों पर इस साल जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलेगा तो उसके पहिए सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की ताकत का भी प्रतीक बन जाएंगे। कोलकाता में जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित रथ यात्रा के पहिए इस बार न सिर्फ आस्था के प्रतीक होंगे बल्कि भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और पराक्रम की भी मिसाल पेश करेंगे। पिछले 48 साल बोइंग 747 जंबो जेट के जिन पहियों पर भगवान जगन्नाथ का रथ नगर भ्रमण करता था वो बदले जा रहे हैं। पिछले करीब 5 दशक से कोलकाता में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा है, जो पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। पुरी के पवित्र रथ में पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाली लकड़ी के भारी भरकम पहिए होते हैं। उसकी तुलना में पिछले 48 साल से कोलकाता में भगवान जगन्नाथ के रथ में अमेरिकी कंपनी बोइंग 747 के पहियों का इस्तेमाल हो रहा था। 1977 में कलकत्ता के भक्त नए रथ बना रहे थे, तो उस समय एक अमेरिकन प्रभुपाद के शिष्य थे। उन्होंने ये तीनों रथ को बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि कलकत्ता के क्योंकि रास्ते में ट्राम लाइन्स है और ये है और भगवान की जो जर्नी है वो आरामदायक रहे, तो उन्होंने बोइंग 747 का जो प्लेन था उसके रिटायर्ड टायर को उन्होंने यूज़ किया था। तो आज से लगभग 48 वर्ष हो गए जो भगवान इसी चक्कों पर वो रथ यात्रा करते थे। लेकिन 2005 से हमने नोटिस किया कि जो चक्के थे उसमें थोड़ा वियर एंड टियर हो रहा था, वो कुछ अंदर से वायर निकल रहे थे, तो हम इसका रिप्लेसमेंट खोज रहे थे। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ के रथों के लिए नए टायर की खोज शुरू हुई। 2005 से 25 तक तकरीबन 20 साल की इस अवधि में इस्कॉन प्रबंधन की तरफ से बोइंग 747 के टायर बनाने वाली कंपनी डनलप से भी संपर्क साधा गया। हालांकि खास तरह के टायर का प्रोडक्शन बंद होने का हवाला देते हुए कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। नए टायर खोजने का सिलसिला आगे बढ़ा तो बात टायर बनाने वाले देश के एक और मशहूर कंपनी तक पहुंची, जो भारतीय वायुसेना की डिमांड पर सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए टायर्स बनाती है। मैं रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि जो सुखोई प्लेन के जो चक्के हैं उसका डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, ऑल्दो अगर देखा जाए उससे तो 6 इंची डायमीटर छोटा है इसका, लेकिन जो अंदर का जो जहाँ पर ड्रम बैठते वो सही था।
इस्कॉन प्रबंधन ने MRF कंपनी को रथ के लिए सुखोई लड़ाकू विमान के टायर उपलब्ध करवाने के लिए चिट्ठी लिखी। इस तरह की डिमांड देख कंपनी के अधिकारी भी चौंक गए। पहले तो उन्हें इस तरह की डिमांड पर भरोसा ही नहीं हुआ। हकीकत जानने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम कोलकाता भेज दी। हमने MRF को लिखा, चिट्ठी लिखा, तो MRF तो सबसे पहले बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि सुखोई प्लेन का चक्का, और मतलब उनका एक ही क्लाइंट है इंडिया में MRF का सुखोई चक्का के लिए, वो है इंडियन एयरफोर्स। अभी ये इस्कॉन कहाँ से आ गया है? इस्कॉन को भी सुखोई चक्के क्यों चाहिए? तो जब मैंने बताया कि भैया हमारा ऐसे भगवान का रथ है जो बोइंग 747 के चक्कों पर चलता है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है लास्ट 20 सालों से, तो उन्होंने एक मेरे क्लेम को वेरीफाई करने के लिए एक सीनियर टीम भेजी कलकत्ता में। वो लोग आके न्यू टाउन में हमारा जहाँ रथ रहता है वहाँ पर देखा, और जब वेरीफाई किया कि हाँ ये बोइंग के चक्के लगे और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो फाइनली वो एग्री हुए हमको बेचने के लिए। इसके बाद भगवान नीलाद्री के रथ के लिए नए टायर का इंतजार खत्म हुआ। 15-20 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जगत के पालनहार के रथ में नए पहिए लगे और इसका ट्रायल रन भी पूरा हुआ। तो हमने 4 चक्के MRF से खरीदा और उनको लगाया। लास्ट 15-20 दिन लगे उसको लगाने के लिए, और कल रात में हम लोगों ने 24 किलोमीटर का ट्रायल किया कलकत्ता के रास्तों में। तो सुखोई प्लेन का चक्का, मतलब सुखोई जो चक्के हैं पूरे कलकत्ता में रात भर कल दौड़े, और ये हमने ये पाया कि एकदम ठीक तरह से बैठ गया है चक्का और रथ यात्रा सुरक्षित हो सकती है। 300 साल पुराना कोलकाता घनी आबादी, तंग गलियों, ट्राम की पटरियों वाला ऐतिहासिक शहर है। नए टायर न सिर्फ भगवान जगन्नाथ के रथ को बेहतर संतुलन देंगे, बल्कि श्रद्धालुओं को रथ खींचने में भी कम थकान होगी। पारंपरिक तरीके से तैयार रथ में लकड़ी और लोहे का ढांचा पहले जैसा ही है, लेकिन सुखोई के पहियों को लगाने के लिए मामूली बदलाव हुए हैं। इस साल 27 जून को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र के रथों की गति तकरीबन 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। शंख, घंट और जयकारे के बीच भगवान जगन्नाथ, मां सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दर्शन करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते हैं आगे और देखिए, भले ही इन दिनों पहाड़ों पर मौसम बीच बीच में खराब हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि पहाड़ जितने सुंदर होते हैं उतने संवेदनशील भी। यही वजह है कि पहाड़ी अंचलों में ऐसे दुर्लभ फूल भी खिलते हैं जिनको देखने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल, जहां आप ऐसे कई दुर्लभ फूलों को एक जगह देख सकते हैं। और ये जगह है वैली ऑफ फ्लावर, जो पर्यटकों के लिए खुल गई है। तो अगर आप भी फूलों की घाटी को नज़दीक से निहारना चाहते हैं तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित फूलों की घाटी एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ बर्फ से लदी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और चोटियों से निकलकर बहती नदियाँ हैं। साथ ही दूर तक फैले घास के मैदान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। एक दिन पहले रविवार को वन विभाग ने पर्यटकों की मौजूदगी में फूलों की घाटी का गेट खोला। वहां मौजूद सैलानी इन हसीन नजारों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। पर्यटकों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आपका स्वास्थ्य एक बार चेकअप करके बाद ही ट्रैक में आइए। बाद में प्लास्टिक या कचरा जगह जगह में ना फेंके, जितना हो पाएगा उतना कम प्लास्टिक लेके जाइए ट्रैक पे। और वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, ताकि ये एक साइट है जो हम फ्यूचर जनरेशन्स को प्रिजर्व करना चाहिए। और यात्रियों को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
असल में फूलों की घाटी का रास्ता भारत के सबसे लोकप्रिय हिमालय ट्रैक में से एक है। ये अपनी मनमोहक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा देसी विदेशी फूल खिलते हैं। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।